दोस्तों, हमारी तीन पहचान हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयास एक संकल्प में। आज हमें लेकर आए हैं क्लास 10th का अपकमिंग जो कल एग्जाम होने वाला है, जैक बोर्ड का पहला एग्जाम, हिंदी का एग्जाम है। तो सबसे पहले मैं तो आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कल के एग्जाम के लिए आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम क्लास 10th के हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं करवाएंगे, हम बताने वाले हैं कि किस किस पोर्शन से आपको ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है जो ग्रामर सेक्शन है, वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो आप बढ़िया से ग्रामर की तैयारी कर लें, हिंदी व्याकरण की बढ़िया से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले हिंदी के ग्रामर में पूछे जाने वाले पहला जो आपका सबसे पहले जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अव्यय के बारे में। तो दोस्तों, हमारे हिंदी ग्रामर में जो अव्यय के बारे में आपके बारे में जिक्र किया जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ हुआ कि जिसका व्यय ना हो, मतलब जो खर्च ना होता हो। इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। दोस्तों, अगर अव्यय की हम परिभाषा की बात करें तो अव्यय के बारे में कहा जाता है कि जिस शब्द पर लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, अथवा हम कह सकते हैं कि उस शब्द पर इन सभी चीजों का कोई परिवर्तन ना नजर आता हो, तब हम ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। ऐसे अगर आपको एग्जाम्पल देने को कहा जाए तो जैसे हुआ इधर, उधर, धीरे धीरे, प्रतिदिन, किंतु, निकट, पास, परंतु, जब तक, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, जितने भी अव्ययी भाव समास के भी जो शब्द होते हैं, यथा, संभव, प्रतिदिन, ये सारे शब्द आपके अव्यय के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब हुआ जब इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि राम धीरे धीरे चलता है। जब इसे हम कहेंगे कि सीता धीरे धीरे चलती है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन धीरे धीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम कह देंगे हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, इसका एक वचन से बहुवचन हो गया, फिर भी आप देखते हैं कि धीरे धीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी तरह से पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा एक अव्यय शब्द है, अथवा आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें खाली स्थान रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहा जाएगा कि एक उचित अव्यय शब्द से खाली स्थान की पूर्ति करें। जैसे रहेगा हवा डैश बहती है, तो आप वहां लिख सकते हैं कि हवा धीरे धीरे बहती है। तो इस प्रकार से आप अव्यय शब्दों से पूर्ति कीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाक्य, सेंटेंस। आप लोग जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। दोस्तों, वाक्य को बहुत आधार पर आप बांटते हैं, बहुत तरीके से वाक्य को बांटा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, आपके सिलेबस में जो दिया है वह दिया है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो दोस्तों याद रखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य तीन भेद होते हैं। सबसे पहला होता है सरल वाक्य, जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा हमारा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य क्या होता है दोस्तों? तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो तथा एक संपायिक क्रिया जिसमें होती है, उस वाक्य को हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। जैसे जो भी हमारा सिंपल सेंटेंस आम बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे राम पढ़ता है, सीता ने फल खाया, मोहन जाता है, श्याम दौड़ता है। ये सारे वाक्य जो सिंपल सेंटेंस है, आए दिन आपके जीवन में जो प्रयोग होते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संयुक्त वाक्य। दोस्तों, संयुक्त वाक्य क्या कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य में आप देखिएगा कि इसमें दो सरल वाक्यों को इसमें एक समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। जैसे आप देखेंगे और आएगा, तथा आएगा, किंतु आएगा। तो ये सारे शब्द अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि वो वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है। जैसे वह सुबह गया और संध्या को लौट आया। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो आपका अव्यय है, संबंधवाचक अव्यय जो आपका नजर आ रहा है वो और है, यहां भी और है, आपको तथा वाला भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे ही तथा, किंतु, और, या, अथवा ये सारे शब्दों को देखेंगे आप समझ जाएंगे कि वो संयुक्त वाक्य है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है मिश्र वाक्य। तो दोस्तों मिश्र वाक्य में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक वाक्य तो प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उपवाक्य होगा उसका। ठीक है, एक वाक्य के बिना दूसरा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक वाक्य जब भी होगा वो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। जैसे हमारा एग्जांपल हम लिखते हैं कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों कि ये जो दोनों वाक्य हैं, इसमें एक हमारा जो है वो प्रधान वाक्य है और दूसरा जो है वो उपवाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो ये हमारा हुआ प्रधान वाक्य, यहां से यहां तक, तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इसके बाद का जो सेंटेंस आ रहा है तो आप देखेंगे ये हमारा उपवाक्य कहलाएगा। उसी प्रकार है ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। तो दोस्तों यहां भी एक आपका जो है वो प्रधान वाक्य है और दूसरा उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो इसके अलावा इस टॉपिक से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली इसी प्रकार से पूछे जाएंगे।
कि यह कौन सा वाक्य है। अथवा इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बोलेगा कि आप बताएं, एक आपको सरल वाक्य दे देगा या संयुक्त वाक्य दे देगा, उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए कहेगा कि आप मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करें, या मिश्रित वाक्य देगा उसको आपको कहेगा कि आप इसे संयुक्त वाक्य में बदलें। तो आप देख लेंगे अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, समय बहुत कम है इसलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। क्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा क्रिया यानी कि वर्ब हिंदी ग्रामर में किसी भी काम के होने या करने को हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया कोई भी जिससे किसी काम के होने का पता चले वह शब्द क्रिया कहलाता है। हम लोगों को क्लास 10th का जो जैक का सिलेबस है उसमें यह जानना है कि क्रिया के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, उनको जानना है। साथ ही साथ आपको क्रियापद छांटने के लिए भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से जो क्रिया के होते हैं वो 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों कि अकर्मक क्रिया का अर्थ हुआ कि जिस क्रिया का असर जो होता है वो पूरी तरह से कर्ता पर पड़े, उसमें कर्म जो होता है वो लुप्त होता है, कर्म आपको नहीं नजर आएगा, जो क्रिया का प्रभाव होगा वो पूरी तरह से कर्ता पर पड़ता होगा। तो आप याद रखिएगा, इसको हम लोगों को एक छोटा सा ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सकर्मक और अकर्मक में आप भेद करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि कौन और क्या का आप क्वेश्चन करके देखिएगा। अगर आपको कौन का जवाब मिलता है, जैसे राजा रोता है, कौन रोता है? राजा रोता है। अगर आपको कौन का जवाब मिलता है तो वह जो क्रिया होगा वो अकर्मक क्रिया होगा। सांप रेंगता है, कौन रेंगता है? सांप रेंगता है। यहां पर भी आप लोगों को जो कौन का आंसर मिल रहा है वो कौन मिल रहा है? सांप। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको कौन का प्रश्न कीजिएगा तो अगर आपको आंसर मिल रहा है इसका मतलब है कि वो अकर्मक क्रिया होगा। चलते हैं अपने अगले सकर्मक क्रिया की ओर। तो सकर्मक क्रिया में दोस्तों क्या होता है कि जो कर्ता और कर्म इसमें दोनों होते हैं और क्रिया का जो प्रभाव होता है वो कर्म पर पड़ता है। हमेशा याद रखें कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो होता है वो क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यहां पर आप क्वेश्चन जो कीजिएगा वो कीजिएगा क्या और किसे, क्या और किसे। तो भैया यहां पर हम देखते हैं कि सकर्मक क्रिया में हम लोग देखेंगे कि क्या का आपको हमेशा आंसर मिलेगा। जैसे मैं लेख लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? तो लेख लिखता हूं। आपको क्या का आंसर मिल रहा है? मैं लेख लिखता हूं। हमारा अगला है, जैसे सुरेश मिठाई खाता है, सुरेश क्या खाता है? तो मिठाई खाता है। तो यदि आपको क्या का आंसर मिल रहा है तो आप समझ जाए कि वो सकर्मक क्रिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि आपको 2 कर्म नजर आएंगे। जैसे मैंने राम को पत्र लिखा, मैंने राम को पत्र लिखा, यहां आपको 2 क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, किसे और क्या। मैंने क्या लिखा? तो पत्र लिखा। किसे लिखा? राम को लिखा। तो यहां पर क्या और किसको, क्या तथा किसको, ये दोनों आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। मैंने क्या लिखा? पत्र लिखा। किसे लिखा? राम को। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, राजा ने क्या दिया? तो दान दिया। किसको दिया? ब्राह्मण को दिया। तो आप देखते हैं कि द्विकर्मक में आपको 2 कर्म नजर आएंगे। तो दोस्तों ये है क्रिया का। इसके अलावा आपको क्रिया का क्रियापद छांटने के लिए बोला जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो आप उसे बढ़िया से कर लेंगे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास। इससे आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो समझिए समास का मतलब ही होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना, छोटा करना। दोस्तों समास में 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। ठीक है, तो वो 2 शब्द जो होते हैं, तो समास में एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। जो पहले वाला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो बाद वाला पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। और दोनों को जोड़ने से एक नया शब्द जो बनता है उसे समासिक पद कहते हैं और वो जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो समास कहलाती है। तो दोस्तों वैसे हम लोग मजाक में कहते हैं कि समास के जो है वो 6 बेटे हैं। कहने का मतलब है कि समास का जो होता है वो 6 प्रकार होता है कुल मिलाकर। ऐसे तो देखा जाए तो समास के 4 ही प्रकार होते हैं, लेकिन इसे विस्तृत रूप में अगर हम जानेंगे तो समास के 6 प्रकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो समास का प्रकार होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। दोस्तों इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होगा, जो पहला पद होगा, वो हमेशा एक अव्यय होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि जो पहला पद होगा वो क्या होगा? एक अव्यय होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप चलिए, यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो, प्रतिदिन, इसमें यथा हो गया, प्रति हो गया, आ हो गया, ये सब आपके क्या है? तो एक तरह के अव्ययी भाव समास की सब कहलाता है, क्योंकि इनका जो पहला पद है वो एक अव्यय है। ओके, इसी के अलावा इसमें बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, धड़ाधड़, आमरण, रातों रात। यहां से आपको बताया गया था कि अव्यय को रिक्त स्थान से पूर्ति करने के लिए भी आपको दिया जाता है, तो इन सारे शब्दों का प्रयोग आप अव्यय के रूप में कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें जो
दोनों उत्तर पद और पूर्व पद होते हैं, ठीक है। इसमें बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान माना जाता है, बाद वाले पद पर ज्यादा जोर पड़ता है। जैसे यहां पर बात करते हैं देशभक्त की, तो यहां बात देश की नहीं हो रही है, उस व्यक्ति की हो रही है जिसके अंदर देश के लिए भक्ति है, ठीक है। राजकुमार में अगर हम बात करें तो यहां राजा की नहीं बल्कि कुमार अर्थात उसके बेटे की बात हो रही है। विद्यालय को अगर हम तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होता है विद्या का आलय, विद्या के लिए आलय। तो यहां पर बात जो हो रहा है वो आलय उस घर का हो रहा है जहां पर विद्या का मतलब पढ़ाई होता है, ठीक है। राह खर्च, तो यहां राह का बात नहीं हो रहा है, उस खर्च का बात हो रहा है जो राह के लिए दिया गया है। दोस्तों तत्पुरुष समास जो होते हैं वो कारक की विभक्ति चिन्ह के आधार पर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। खैर उतना अंदर से आपको नहीं पूछा जाएगा, मैं अभी एकदम टू द पॉइंट जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछते हैं वहीं से बता रहा हूं। वनगमन, भूखमरी, गौशाला, पाप मुक्त, आपको पता है आजकल पाप मुक्त होने के लिए लोग कुंभ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों पाप से जो मुक्त है उसे पाप मुक्त कहते हैं। गंगा के लिए जल, तो उसे हम गंगा जल कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जिसे हम बोलेंगे द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा द्व और द्वा दोनों सेम नजर आते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं, कोई कम बेसी नहीं होता है। किसी को भी कम बेसी कीजिएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा हमेशा आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, योजक चिन्ह, उसको तोड़ेंगे तो और अथवा ये सब आएगा, जैसे माता पिता मतलब माता और पिता, सुख दुख, भाई बहन, दिन रात, सीताराम, नर नारी, अमीर गरीब, गुण दोष, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा अथवा उसको तोड़िएगा तो और, तथा, या, ये सब आपको नजर आएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द्विगु, द्विगु जो है वो एक संख्यावाचक समास है, इसे संख्यावाचक समास भी कहते हैं। इसमें जो पहला पद होगा पूर्व पद होगा दोस्तों वो हमेशा एक नंबर होगा, संख्या होगा, ठीक है। तो द्विगु समास में बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, आप देखिएगा हमेशा, जैसे नवग्रह, पंचवटी, पसेरी, पसेरी का अर्थात होता है 5 केजी को हम लोग पसेरी कहते हैं। त्रिभुज हो गया, पंचतंत्र हो गया, चौगुनी हो गया, दो पैर हो गया, त्रिवेणी हो गया, ठीक है। ये द्विगु समास के सारे एग्जांपल कहे जाते हैं, नवग्रह, पंचवटी जितने भी हैं, क्योंकि इसका पहला जो पद है वो संख्यावाचक है। चलते हैं अपने अगले समास की ओर जिसका नाम है कर्मधारय समास। दोस्तों याद रखने वाली बात इसमें सबसे मजेदार यह है कि इसमें एक जो होता है वो एक पद जो होगा विशेषण होगा और दूसरा पद जो होगा विशेष होगा। अर्थात जो पहला पद होगा वो उत्तर पद का, पूर्व पद जो होगा वो उत्तर पद का विशेषता बतलाएगा, ठीक है। जैसे इसका सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं चरण कमल। चरण जो है वो कमल के समान है, मतलब चरणों की विशेषता तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महादेव, महान है जो देव, देवलता, देह से परिपूर्ण जो लता है, चंद्रमुखी, चंदा के समान मुखड़ा, नवयुवक, नरसिंह, मतलब इसमें एक जो है एक पद जो होगा वो दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध अगर आपको देखने को मिले तो आप बिना किसी संकोच के कर्मधारय समास के साथ जा सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक जो हमारा है कि बहुव्रीहि समास। दोस्तों बहुव्रीहि समास आप ऐसे कह सकिए कि इसको हम कह सकते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहानी है इसमें। दोस्तों बहुव्रीहि समास में हम देखेंगे कि जो पद होगा इसमें भी विशेषण विशेष्य का संबंध तो होगा, लेकिन वो जो पद होगा किसी तीसरे पद की ओर क्या करता है? संकेत करता है। जैसे बहु जो है वो किसी अन्य घर से आती है, तो यहां वही समझना है कि बहुव्रीहि जो है, ठीक है, उसमें किसी अन्य की बात होगी। विशेषण विशेष का तो संबंध दिखाएगा, कर्मधारय की सारी आपको विशेषता इसमें नजर आएगी, लेकिन वो किसी अन्य के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक के लिए यूज होता है। जैसे गजानन, गजानन का अर्थात हुआ गज के समान है, इसका आनंद अर्थात जिसका जो सिर है वो गज के समान है। तो आप लोग जानते हैं कि तीनों त्रिलोक में गज के समान जो शीश वाले हमारे देवों के देव है वो कौन है? हमारे गणपति गजानन, ठीक है। तो जैसे दशानन, दुनिया में एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, तो दशानन कौन था? रावण, 10 मुंडी वाला। तीसरा है वीणा पानी, मां शारदे सरस्वती को हम लोग वीणा पानी कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो अर्थात कौन? अर्थात फिर से हमारे गजानन आ गए। चक्रधर, हमारे मुरलीधर चक्रधर जिसे हम कहते हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण को चक्रधर कहा जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, हलाहल पीने वाले हमारे भगवान भोलेनाथ का नाम जो है वो नीलकंठ है। सुग्रीव, आपको पता है कि जो किष्किंधा के राजा थे सुग्रीव, सुग्रीव का अर्थ होता है सुंदर है गला जिसका, ठीक है। तो वो कौन थे? भगवान प्रभु श्री राम के मित्र सुग्रीव के बारे में वो क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। तो आप देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कर्मधारय और बहुव्रीहि में। अगर आपको कंफ्यूजन हो और वैसा कोई वर्ड है जो बहुव्रीहि में जा सकता है, जो किसी का स्पेसिफिक नेम है, तो आप बहुव्रीहि के साथ जाएंगे। इसमें कभी कभी दोस्तों द्विगु का भी घुस जाता है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो दोस्तों ये था हमारा समास का एक छोटा सा वीडियो आपके साथ हमने साझा किया। आगे आने वाली क्लास में समास के ऊपर हम और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
फेसबुक पेज को फॉलो करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकें। एक बार पुनः मैं क्लास 10th के तमाम हमारे जितने भी विद्यार्थी कल एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सबको मैं बहुत ही अपार आशीर्वाद देता हूं। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से जाएं, एग्जाम दें और मिलते हैं जल्द। हम कल आपके जो क्वेश्चंस के आंसर भी करवाएंगे, तो कल हम आपके साथ जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा लगभग 2 बजे हम लाइव आकर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो कल 2 बजे एकदम अपने आंसर को चेक करने के लिए अपने क्वेश्चंस को लेकर बैठ जाएंगे। 2 बजे हम लाइव आएंगे और लाइव क्लास में आप लोगों के साथ आपके सारे आंसर को हम सॉल्व करवाएंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।